Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में, जिसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, और ये इसका पार्ट सेकंड है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द 20 सब्सक्राइबर्स फॉर ट्रस्टिंग दिस चैनल। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन के बारे में। ये आप अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज में क्या लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। You are asked to look at a political map of the world and identify which countries fall in the Southeast Asian region. तो आपके बुक में एक मैप बना हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो है पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड को देखें और ये पहचानने की कोशिश करें कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो साउथ आसियन रीजन में इसके मेंबर हैं। Now, about the Southeast Asian region. Before and during World War II, तो पहले और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस दौरान दिस रीजन सफर्ड फ्रॉम कोलोनियलिज्म। तो ये जो साउथ ईस्ट आशियन रीजन है ये इसने एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया? कोलोनियलिज्म को। और ये कोलोनियलिज्म किसके द्वारा था? कोलोनियलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपनिवेशवाद, और ये था यूरोपियंस के द्वारा और जापानीज के द्वारा। आफ्टर द वॉर के बाद साउथ ईस्ट आशियन कंट्रीज फेस्ड। तो वॉर के बाद साउथ ईस्ट आशियन कंट्रीज ने क्या प्रॉब्लम फेस किए? जैसे फर्स्ट, प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग देयर नेशन, मतलब अपने राष्ट्रों का निर्माण करने समय जो भी समस्याएं आईं। सेकेंड, पोवर्टी एंड बैकवर्डनेस, मतलब गरीबी और पिछड़ापन। थर्ड, प्रेशर टू साइड विथ आइदर द यूएस और यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध के दौरान अमेरिका या सोवियत संघ का पक्ष लेने का दबाव। दिस कॉज कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से क्या हुए? कॉन्फ्लिक्ट हुए, अर्थात हम कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं संघर्ष हुए या फिर झगड़े हुए या फिर टकराव हुए। विच दीज कंट्रीज कुड नॉट अफोर्ड, जो कि ये जो कंट्रीज थी ये उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब इतना इनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। सम एफर्ट्स वर मेड टू यूनाइट दी आशियान एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो कुछ एफर्ट बनाए गए थे। एफर्ट का मतलब होता है कुछ प्रयास या कोशिशें किए गए थे। टू मेड वर मेड टू यूनाइट आशियान, जिसके द्वारा हम आशियान को और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूनाइट कर सकें। थ्रू इवेंट्स लाइक दी बांडुंग कॉन्फ्रेंस, कैसे इवेंट्स के द्वारा? जैसे कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो गया या फिर नॉन अलाइंग मूवमेंट हो गया। बट दीज एफर्ट्स वर नॉट वेरी इफेक्टिव इन क्रिएटिंग प्रॉपर वेज फॉर कंट्रीज टू कोऑपरेट एंड इंटरैक्ट, मतलब लेकिन ये प्रयास देशों के आपस में सहयोग और संपर्क के उचित तरीके बनाने में ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। अब हम समझते हैं पेज नंबर 20 में क्या लिखा है एक सिंपल और इजी तरीके से। द साउथ ईस्ट आशियन ऑल्टरनेटिव बाय एस्टैब्लिशिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आशियन नेशन। तो जो साउथ ईस्ट आशियन है उसने क्या किया? एक विकल्प के रूप में उसने क्या बनाया? उसने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आशियन नेशन जैसी संगठन की स्थापना की। आशियान वॉज स्टार्टेड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज। तो जो आशियान है वो 1967 में स्टार्ट होता है। ओके, उस समय उसके पास 5 कंट्रीज थे, जिसमें आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। दे साइन एन एग्रीमेंट कॉल दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो इन 5 कंट्रीज ने मिल करके 1967 में क्या साइन किया था? एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे क्या कहा गया? उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा गया। अब हम समझते हैं मेन गोल्स ऑफ आशियान, कि आशियान के मेन गोल्स क्या है, मेन एम्स क्या हैं। तो फर्स्ट है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पहला है आर्थिक विकास को सुधारना। सेकंड,
टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। थर्ड, to maintain peace and stability by following the rules of the यूनाइटेड नेशन चार्टर, मतलब यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो भी नियम है उसका पालन करना, जिसके तहत क्या होगा, शांति और स्थिरता मतलब बनी रहेगी। लेटर मोर कंट्रीज ज्वाइन, बाद में क्या होता है और भी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, जैसे कि ब्रुनी हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, एंड कंबोडिया हो गया। नाउ आसियान हैज 10 मेंबर कंट्रीज। अब हम कह सकते हैं कि आसियान में कितने टोटल कंट्रीज हैं, तो टोटल कंट्रीज है 10। आसियान वे ऑफ वर्किंग, अब हम समझते हैं कि आसियान के कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा वो कार्य करता है। आसियान इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, तो जो आसियान है ना वो बहुत अलग है यूरोपियन यूनियन के मुकाबले देखा जाए तो। आसियान डज नॉट वांट टू क्रिएट बिग जॉइंट इंस्टीट्यूशन और शेयर पावर, तो जो आसियान है वो आसियान डज नॉट वांट टू क्रिएट, वो क्रिएट नहीं करना चाहता है बिग जॉइंट इंस्टीट्यूशन को हम कह सकते हैं संयुक्त संस्थान, और शेयर पावर मतलब शक्तियां साझा नहीं करना चाहता, मतलब हम कह सकते हैं कि आसियान जो है वो बड़े संयुक्त संस्थान बनाना या शक्तियां साझा नहीं करना चाहता। इंस्टेड आसियान फॉलोज द आसियान वे, इसके बदले आसियान क्या फॉलो करता है, एक आसियान तरीका फॉलो करता है। फर्स्ट, वर्क्स इन अ फ्रेंडली कोऑपरेटिव एंड पीसफुल मैनर, मतलब मित्रतापूर्ण, सहयोगात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है। सेकेंड, respects each country's independence and freedom to decide their own matter, मतलब हर देश की स्वतंत्रता और अपने मामलों में निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करता है। आसियान अचीवमेंट्स एंड ग्रोथ, अब हम बात करते हैं कि आसियान के क्या अचीवमेंट्स थे, मतलब क्या उपलब्धियां थी, और ग्रोथ उसके विकास के बारे में समझते हैं। सम आसियान कंट्रीज हैव बिकम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, मतलब कुछ आसियान देशों ने तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं का रूप ले लिया था। सो आसियान बिगिन वर्किंग ऑन मोर देन जस्ट इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब इसलिए आसियान ने केवल आर्थिक मुद्दों के अलावा अन्य विषयों पर भी काम करना शुरू कर दिया था। In 2003, ASEAN decided to build a stronger community. 2003 में आसियान ने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि वो एक मजबूत कम्युनिटी बनाएगा, लाइक द यूरोपियन यूनियन बाय फॉर्मिंग, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के पास है। फर्स्ट, आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात हो रही है। सिक्योरिटी कम्युनिटी को हिंदी में कहते हैं सुरक्षा समुदाय, फॉर रीजनल पीस एंड सेफ्टी, तो ये जो आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है ये किसके लिए है, रीजनल पीस एंड सेफ्टी के लिए है। रीजनल पीस एंड सेफ्टी को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा। सेकेंड, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक कम्युनिटी को हिंदी में कहते हैं आर्थिक समुदाय, फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये जो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है ये ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट को कहते हैं व्यापार और विकास कह सकते हैं। थर्ड, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सोशियो कल्चरल कम्युनिटी को हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, फॉर कल्चरल कोऑपरेशन एंड यूनिटी, तो ये जो आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है ये किसके लिए बनाई गई है, कल्चरल कोऑपरेशन एंड यूनिटी के लिए, मतलब सांस्कृतिक सहयोग और एकता के लिए। द आसियान फ्लैग, अब आप अपने पेज नंबर 20 पे देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे बॉटम पे एक आसियन फ्लैग बना हुआ है। अब उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा है। द फ्लैग हैज 10 येलो राइस स्टॉक टाइड टुगेदर इन अ रेड सर्कल, तो ये जो झंडा है इसमें क्या है, 10 धान की बालियां हैं, ओके, जो मतलब एक साथ बंधी हुई हैं, किसमें, एक रेड सर्कल में, एक लाल रंग के सर्कल में, विथ अ ब्लू बैकग्राउंड, जिसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है। द राइस स्टॉक शो द 10 मेंबर कंट्रीज, तो ये जो राइस स्टॉक है, मतलब ये जो धान की बालियां ये क्या दिखाती हैं, ये दिखा रही हैं 10 मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड इन फ्रेंडशिप इन पीस, कि ये एक तरीके से मित्रता और शांति में एकजुट हैं। जो रेड सर्कल है, द सर्कल शोज यूनिटी, तो ये जो रेड सर्कल क्या दर्शाता है, ये दिखाता है यूनिटी एंड हार्मनी इन आसियान, मतलब कि यूनिटी का मतलब एकता होता है और हार्मनी का मतलब सामंजस्य, ओके, उसको कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, आसियान में है। अब हम बात करते हैं
पेज नंबर 21 के ऊपर चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दी आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में। सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब होता है सुरक्षा समुदाय। आशियन कंट्रीज एग्रीड दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट लीड टू वॉर और फाइट्स। तो जो आशियन के कंट्रीज थे, जितने भी उसमें कंट्रीज थे, उन्होंने इस बात पे क्या किया, एग्री किया, मतलब सहमति बनाई कि दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट का आप लिख सकते हैं क्षेत्रीय विवाद। ओके, मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट लीड टू वॉर और फाइट, मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से वॉर या फाइट नहीं होना चाहिए। वॉर का मतलब युद्ध होता है, मतलब वॉर और फाइट का मतलब होता है दैट इज युद्ध या फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बाय 2003 आशियन मेंबर्स मेड एग्रीमेंट्स टू, तो 2003 में आशियन के जितने मेंबर्स थे उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया टू कीप पीस, मतलब शांति बनाए रखना, वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करना, रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज डिसीजन एंड बॉर्डर, मतलब हर देश के निर्णय और सीमाएं जो हैं उनका सम्मान करना। अ ग्रुप कॉल्ड आशियान रीजनल फोरम वॉज फॉर्म इन 1994। तो एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम है आशियान रीजनल फोरम, और ये कब बनता है, ये 1994 में बनता है। टू हेल्प कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी अमंग मेंबर कंट्रीज, मतलब सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और विदेश नीति में समन्वय बनाने में मदद करना। अब हम कह सकते हैं द आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में अब पढ़ते हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आर्थिक समुदाय कहते हैं। आशियान मेनली वर्क ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, कि जो आशियान है वो खास करके किस पे काम करता है, इकोनॉमिक मैटर्स पे काम करता है, जो भी आर्थिक मैटर्स होते हैं। दो आशियान इज स्मॉलर देन द यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान। जो आशियान है वो छोटा है यूएस के मुकाबले, यूरोपियन यूनियन के मुकाबले और जापान के मुकाबले। इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर, लेकिन जो इसकी इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिस फास्ट ग्रोथ हैज़ इंक्रीज आशियन इम्पोर्टेंस ग्लोबली, और इसकी वजह से, मतलब कि इतनी तेज़ी से जो इसकी इकॉनमी बढ़ रही है, इसकी वजह से जो आशियन की इम्पोर्टेंस है वो ग्लोबली, मतलब होता है वैश्विक लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका महत्व बढ़ गया है। गोल्स ऑफ आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अब हम समझते हैं कि आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के क्या गोल्स हैं। फर्स्ट, क्रिएट अ कॉमन मार्केट टू प्रोड्यूस, एक कॉमन मार्केट बनाया जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ट्रेड गुड्स इजली अमंग मेंबर्स। ओके, और मतलब कि व्यापार किया जाएगा, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं आसानी से व्यापार हो सके उनके बीच में। हेल्प सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मदद की जाएगी सामाजिक और आर्थिक विकास में। सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू आशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे सॉल्व किया जाएगा किसके द्वारा, आशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के द्वारा। प्रमोट अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, तो मतलब बढ़ावा दिया जाएगा फ्री ट्रेड एरिया को, किसके लिए, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर के लिए एंड सर्विसेज के लिए। Big economies like the US and China have already moved fast to regulate FTA with ASEAN। तो ये जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे कि यूएस की हैं, चाइना की हैं, तो बहुत तेज़ी से क्या कर रही हैं, फ्री ट्रेड एरिया मतलब रेगुलेट कर रही हैं आसियान के साथ। आसियान एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम बात करते हैं आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। आसियान इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप इन एशिया, आसियान एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप बन रहा है एशिया में। आसियान विजन 2020 wants आसियान टू टेक एन एक्टिव रोल इंटरनेशनली, जो आसियान का विजन है 2020 तक कि वो क्या करे, आसियान वॉन्ट्स आसियान टू टेक एन एक्टिव रोल इंटरनेशनली, कि मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे आसियान एक एक्टिव रोल प्ले करे। इंटरनेशनली को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आसियान वॉन्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू टॉक्स नॉट फाइट, तो जो आसियान है वो जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करना चाहता है टॉक के जरिए, ना कि फाइट के जरिए, अर्थात हम कह सकते हैं बातचीत के जरिए, ना कि लड़ाई के जरिए। आशियन हैज़ हेल्प सॉल्व, तो आशियन ने बहुत हेल्प किया है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कि फर्स्ट द कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड ईस्ट टाइमोर क्राइसिस। इट ऑल्सो होल्ड्स रेगुलर ईस्ट आशियन कोऑपरेशन मीटिंग, तो जो आशियन है ना उसमें एक रेगुलर मतलब कि एक डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे क्या होता है, मीटिंग होती है। ओके, आशियन कोऑपरेशन मीटिंग होती है। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट विद आशियन, अब हम बात करते हैं कि भारत का इन्वॉल्वमेंट कैसा है आशियन के साथ। ड्यूरिंग दी
कोल्ड वॉर मतलब कि जब शीत युद्ध चल रहा था, इंडिया डिड नॉट फोकस मच ऑन आसियान, तो भारत ने उस समय आसियान के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। बट नाउ इंडिया इज मेकिंग स्ट्रॉन्गर टाइज विद आसियान। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो एक स्ट्रॉन्गर टाइज बना रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं मजबूत संबंध बना रहा है। किसके साथ? आसियान के साथ। इट हैज साइन एग्रीमेंट्स विद मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो भारत ने एग्रीमेंट साइन किए मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ। तो आपके पेज में एक पेज नंबर 21 में राइट हैंड साइड में बॉटम पे एक कार्टून बना हुआ है। अब उसके बारे में बात करते हैं। इट शोज इंडियाज लोकेस्ट एंड एक्टिव पॉलिसीज। तो कहीं ना कहीं ये कार्टून हमें दिखाता है इंडिया के जो लोकेस्ट और एक्टिव पॉलिसीज थी विच एम टू बिल्ड बेटर रिलेशन, जिसका जो मेन एम था, मकसद था क्या कि एक अच्छा, एक बेटर, एक और मजबूत अच्छा रिश्ता बनाया जाए, ओके, विद ईस्ट आसियान कंट्रीज के साथ, लाइक आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 22 के ऊपर क्या लिखा है। चलिए इस कंटेंट को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। The ASEAN India FTA, The ASEAN India Free Trade Agreement started in 2010। तो जो आसियान और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो कब शुरू होता है? वो 2010 में होता है। आसियान इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट वर्क्स क्लोजली विद इट्स मेंबर कंट्रीज। आसियान जो एक ग्रुप है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मजबूत है क्योंकि वो क्या करता है? बिकॉज इट वर्क्स क्लोजली विद इट्स मेंबर कंट्रीज, क्योंकि जितनी भी उस आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत क्लोज तरीके से कार्य करता है। अदर पार्टनर्स एंड इवन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, अदर पार्टनर्स के साथ भी कार्य करता है और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी अच्छे से कार्य करता है। इट इज़ द ओनली आसियन ग्रुप, ये इकलौता एक ऐसा आसियन ग्रुप है वेयर कंट्रीज कैन टॉक, जहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो इसके मेंबर्स हैं वो बातचीत कर सकते हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, मतलब जो भी राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो भी कंटेंट था आपको सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।